नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में इस समय बहुत सारे सवाल निवेशकों के, ट्रेडर्स के मन में आ रहे हैं कि चुनाव से पहले इन्वेस्ट करना सही रहेगा या चुनाव के बाद। चुनाव में अगर रूलिंग गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है मार्केट ऊपर आ जाए, और अगर नहीं आती है तो मार्केट गिर भी सकता है। अब इन्वेस्टमेंट पहले करना है या बाद में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और बहुत तरह के रिस्क हैं मार्केट में। क्या ये वैल्यूएशन सही हैं? जियोपॉलिटिकल रोज़ हम कुछ ना कुछ सुनते हैं। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, फेड क्या करेगा? बहुत सारे सवाल हैं इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इन्वेस्टर के मन में। तो इन सभी सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर स्वरूप मोहंती, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ फ्रॉम मिराय एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। स्वरूप सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Oh, Vivek ji, thank you for having me on this very important times of investing. So, look forward to the discussion. थैंक यू सर, प्लेजर ऑलवेज। सर, अगर हम देखें तो इस समय इन्वेस्टर के मन में जो सवाल है वो यही है कि इस समय क्या स्ट्रेटजी बनाए वो। इलेक्शन से पहले इन्वेस्ट करने का समय आ चुका है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाइस पर चल रहे हैं, या अभी पोस्ट इलेक्शन वेट कर लेना चाहिए? 10-15 दिन की बात है। विवेक जी, देखिए, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस होता है एंड वो प्रोसेस में दो पार्ट्स होते हैं। एक जो अपने कंट्रोल में रहता है इन्वेस्टर के जरिए और इन्वेस्टर के नाते, एंड दूसरा जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जो अभी डिस्कस हो रहा है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, इलेक्शन के बाद क्या रहेगा, या फेड क्या करेगी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया। ये सब इन्वेस्टर के कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है उनके एसेट एलोकेशन और उनके इन्वेस्टमेंट का क्षमता। अगर उस पर ज्यादा ध्यान दे तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर रहता है। इसके बारे में हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, कुछ गेसेस मार सकते हैं, बट क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सर, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एफआईज लगातार इंडिया में माल बेच रहे हैं। मैं 2024 का डेटा देख रहा था। इसमें जनवरी में करीब 36,000 करोड़ की सेलिंग की एफआईज ने, फरवरी में करीब 16,000 करोड़ की, एक मार्च का महीना था जहां पर कि एफआईज व नेट बायर, और अप्रैल और मई में करीब 35,000 करोड़ रुपए की अप्रैल में सेलिंग की है, और मई में अभी तक करीब 37,500 करोड़ की सेलिंग की है। कुल मिलाकर इस साल में 1,21,818 करोड़ की सेलिंग एफआईज कर चुके हैं। वहीं डीआईज किसी मंथ में भी सेलिंग के मोड में नहीं है। जितना एफआईज ने बेचा नहीं, उससे ज़्यादा डीआईज ने खरीद लिया है। सर, ये डिफरेंट व्यूज़ एफआईज वर्सेस डीआईज, ये हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। क्या लगता है सर, 4 जून के बाद ये तस्वीर या डेटा चेंज होगा? एफआईज भी खरीदारी कर पाएंगे क्या? ये एफआईएस की खरीदारी और बेचने में हमेशा वो जियोपॉलिटिकल एक जो माहौल रहता है उस पर डिपेंडेंट रहता है। जब भी थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल नेचर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो देर इज ऑलवेज अ फ्लाइट टू सेफ्टी, और वो फ्लाइट टू सेफ्टी नॉर्मली होता है टू ऑन द डॉलर। ये आप ओवर द इयर्स देखेंगे, ये मोरलेस ये होता रहता है। जब भी थोड़ा वॉलेटिलिटी इन दोज फिगर्स या कुछ आते हैं तो एफआईएस मोर ऑफन देन नॉट डॉलर ओन करने में थोड़ा उनका कंफर्ट रहता है। प्लस अगर आप ये आंकड़े देखें और अगर लास्ट 2 साल अगर आप इंडियन मार्केट्स को इसको कोरिलेट करें तो पैसा बना के ही जा रहे हैं। तो वो एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा चीज होता है कोई भी इन्वेस्टर को, कि चाहे वो रिटेल हो या एफआई हो। जब रिडेम्पशन के टाइम में और निकलने के टाइम या बेचने के टाइम में पैसा बनता है तो आगे के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमेशा अच्छा रहता है। बट जो आपने आंकड़े आप एक सामने अभी आपने दिखाए हैं, ये कितना अच्छा लगता है कि एक हम लोग पहले बोलते आते थे कि हमारा मार्केट है और हमें ओन करना चाहिए। पहले तो ब्रॉडली मार्केट एफआईज ही ओन करते थे, बट धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली इंडियंस हैव स्टार्टेड ओनिंग द इंडियन मार्केट्स, और ये फिगर देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्लस इस पे क्या होता है, एक दो चीज निकल के आते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट जो नेचर है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड का जो पैसा बाजार में जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टर्स मनी। धीरे स्लोली बट श्योरली इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था और जो होना चाहिए था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसके जरिए हम जाके बाजार में बायर के तरह अभी दिखने लगे हैं, और वो कंसिस्टेंट बाइंग की तरह देखने लगे हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट काफी चेंज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट की तरफ ये जाता है। तो ऑल गुड आई थिंक। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरी इजी टू से दिस बट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, ये विपरीत भी जा सकता है। सो वील हैव टू वेट एंड सी, बट
to see DIIs consistently buying shows the comfort and the long-term view of Indian investors, and there is merit to that story. Great, sir. Sir, what are the sector those are defensive at this point of time? Because हम देखें तो अगर जनरली माने जाते हैं कि एफएमसीजी को ख़रीद लीजिए या आप फार्मा को ख़रीद लीजिए, ये थोड़ा डिफेंसिव इन नेचर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बताते हैं वो ऐसा है कि चुनाव के बाद सबसे अच्छा चलने वाले सेक्टर्स में आईटी रहता है. हाउ डू यू सी आईटी सेक्टर एज एन डिफेंसिव बेट, और अपार्ट फ्रॉम आईटी आपको क्या लगता है? डिफेंसिव की जगह मैं अंडर वैल्यूड बोलूंगा. अंडर वैल्यूड हमें सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूएशन प्राइवेट बैंक्स में लगता है अभी. हेल्थ केयर तो आपने बताया. आईटी डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई थिंक आईटी का कोरिलेशन मोर और लेस ग्लोबल मार्केट्स के साथ भी चलेगा, इसलिए शायद ये आईटी का फेज जो हमारा व्यू है थोड़ा लंबा चलेगा. माइट नॉट रिवर्स वेरी अर्ली, बट जब ये कब ये रिवर्स करेगा किसी को नहीं पता होता. तो मेरा पर्सनल कॉल हमेशा रहता है कि जब ऐसे स्टॉक्स ऐसे भाव में मिलते हैं तभी खरीदना चाहिए. जो भी आपको एक अच्छा फंड मैनेजर आपको मिले वो हमेशा आपको यही बताएंगे कि बाय अ गुड कंपनी एट अ गुड प्राइस, और ये सब कंपनीज बहुत अच्छे प्राइसेस में अवेलेबल है, खरीदने के भाव में है. तो आई वुड डेफिनेटली से दैट ये भाव ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं. तो अगर अक्यूमुलेशन फेज में जाना चाहते हैं तो ये सब बहुत बहुत अच्छे सेक्टर्स है टू कंटिन्यू अक्यूमुलेटिंग इन इंडियन मार्केट्स. इसको टाइम ना करे, कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेट करे. इन द लॉन्ग रन ये अच्छे कंपनीज हैं और इनके वैल्यूएशन अनलॉकिंग तो होगा ही होगा आगे जाके. बिल्कुल. सर, आपको इंडिया में अब इलेक्शन के रिजल्ट्स 4 जून को आ जाएंगे, तो एक सबसे बड़ा जो एक इन्वेस्टर के मन में जो एक हर्डल है वो 4 जून को क्लियर हो जाएगा. लेकिन उसके बाद भी जो दूसरे हर्डल्स हैं जिनको हम पिछले 2 महीने से इग्नोर कर रहे हैं, वो शायद हर्डल्स दोबारा से उन पर मार्केट सोचने लगेगा. वो हर्डल्स जनरली जो हम बात करते हैं उसमें एक आता है कि इंडियन मार्केट हाईली वैल्यूड है, दूसरा आता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, यूएस में इलेक्शंस भी हैं इसी ईयर में, और साथ ही इन्फ्लेशन दोबारा से थोड़ा पेस पकड़ रहा है ग्लोबली. सर, पहले मैं वैल्यूएशन से शुरू करता हूँ. कितने कंफर्टेबल हैं आप इंडिया के मार्केट की वैल्यूएशंस को देखते हुए इस समय पर? जी देखिए, हम ये मानते हैं कि वैल्यूएशन इन सम पॉकेट्स एक्सपेंसिव है. ओके. और वो क्या पॉकेट्स है सबको पता है. नाउ जब एक पॉकेट वैल्यूएशन में थोड़ा आगे चला जाता है तो रेस्ट ऑफ द मार्केट अच्छा प्राइस हो जाता है. तो जहां वैल्यूएशन पॉकेट्स में थोड़े एक्सपेंसिव है, बाकी बाजार becomes quite attractive on the valuation part. So there are two sides to the story. जो चल चुका है अगर उसमें आप सवार रहेंगे तो शायद लगेगा कि वैल्यूएशन ज्यादा है, और कुछ सेक्टर्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो इतने अच्छे वैल्यूएशन है कि अगर आगे जाके 3-4 साल में इसमें वैल्यूएशन करेक्शन की डेफिनेट गुंजाइश है. सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज ये जियोपॉलिटिकल नेचर एंड ग्लोबल फ्रेजिलिटी ऑफ डेटा रहेगा. हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स हैव पीक्ड एंड शायद यूएस इंटरेस्ट रेट्स रिवर्स होने की चांस आने लगेंगे, बट वो भी थोड़ा चेंज हो गया. जस्ट इंडिकेट्स दैट द फ्रेजिलिटी ऑफ द डेटा है और शायद थोड़े दिन तक रहेगा. जब ये फ्रेजिलिटी लंबा समय तक चलने लगता है तो यस ऑफ कोर्स इम्पैक्ट ऑन कमोडिटीज एंड इंटरेस्ट रेट्स आ जाता है. जो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये फर्स्ट हाफ में थोड़ा इंटरेस्ट रेट रिवर्सल का चांस रहता था, वो शायद सेकेंड हाफ तक चला गया है. वी हैव टू वॉच एंड क्लियरली ट्रैक वॉच दैट स्पेस. इट डज इंडिकेट कि जो हम लोग सोच रहे थे कि काफी हद तक ये सॉर्ट हो चुका है डेटा, वो जितना हम सोचे थे उतना नहीं है. तो वो सब डेटा पॉइंट्स को हमें ध्यान से कंटिन्यूअसली मार्क करना पड़ेगा. जी. सर, यूएस इलेक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है कंसिडरिंग कि इसका इम्पैक्ट इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स पर पड़ता है. जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पर काफ़ी पड़ता है, बिकॉज वी हैव सीन कि जब ट्रम्प गवर्नमेंट चल रही थी उस समय पर काफ़ी कुछ यूएस एफडीए की प्रॉब्लम इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने फेस की थी. उसके बाद से जब जो बाइडेन आए तब से मामला शांत हो गया. फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस समय पर तो ये लगने लगा था लोगों को कि ये डिफेंसिव सेक्टर को इसको कहना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी होती थी अचानक से उस पर यूएस एफडीए का कुछ प्रॉब्लम आता था एंड वो 10% 15% गिर जाता था उसका शेयर.
अभी कैसे देख रहे हैं सर जो इंडियन एक्सपोर्ट कंपनीज हैं? विवेक जी, हमेशा हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि सेक्टर एज एन इन्वेस्टर ना देखें, ब्रॉड थीम देखें। ओके। इसलिए इंस्टेड ऑफ फार्मा हम हमेशा हेल्थ केयर की बात करते हैं, क्योंकि दैट इज अ ब्रॉडर थीम। इंस्टेड ऑफ एफएमसीजी हम कंजम्पशन की बात करते हैं, दैट इज अ ब्रॉडर थीम। इंस्टेड ऑफ बैंकिंग हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, दैट इज अ ब्रॉडर थीम। ये व्हेन यू लुक एट इट सेक्टर वाइज कुछ साइक्लिकल नेचर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी चेंजेस और व्हाट, बट ये साल वैसे भी दो बड़े ये दो इलेक्शंस थे, इंडियन इलेक्शंस एंड यूएस इलेक्शंस, बोथ हमारे सामने थे, ये हमें पता भी था। धीरे धीरे जब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ने लगेंगे, सम अमाउंट ऑफ दिस अनश्योरिटीज श्योरनेस की तरफ जाएगा। जब उनका डिबेट चालू होगा, विल कम टू नो कि उनके क्या मैनिफेस्टोज है। जैसे हम यहाँ मैनिफेस्टो कहते हैं, उधर भी उनके डेफिनेटली कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स आते हैं, तो वो बात करते हैं। बट देखिए, ये सब एक तरफ और इन्वेस्टिंग प्रोसेस और एक तरफ, ये सब थोड़े बहुत आते हैं तभी बाजार में वॉलेटिलिटी आ जाती है। एंड वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तभी फंड मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, या ऐसे कुछ गुंजाइशें आ जाती हैं जिसमें फंड मैनेजर जाके वैल्यू ढूंढता है या ढूंढती है। तो प्लीज, फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो एज एन इन्वेस्टर मैं तो ये चाहूंगा कि वॉलेटिलिटी थोड़ा बढ़े, फंड मैनेजर्स को स्कोप मिले, एंड सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स actually give those short term volatility which in the long run become good opportunities for investors for fund managers to buy. ठीक। सर, हम देख रहे हैं कि कमोडिटी के प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं प्रीशियस मेटल की बात करूं। अक्टूबर 2023 मैं ये इसलिए डेटा ले रहा हूं क्योंकि जब उस समय इज़राइल और हमास का प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, अक्टूबर में ही ये शुरू हुआ। वहाँ पर गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो $1826 पर चल रहे थे। वहाँ से बढ़कर अप्रैल में जो हाइज़ लगे वो करीब 2286 के थे और अभी करीब $2400 के पार पहुँच चुका है गोल्ड। उसी तरह से मैं क्रूड को देख रहा हूँ, अक्टूबर में $76 पर था और अप्रैल के हाई यानी कि इज़राइल हमास का जब तक युद्ध चल रहा था, अच्छा खासा एक इंटेंसिटी थी, उसमें ईरान के भी पेनिट्रेशन होने की बातें हो रही थी कि ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है, तो $91 तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। अब जब ईरान अलग हुआ तो $82 आ गया। सर, क्या लगता है कि ये कमोडिटी प्राइसेस किस तरह से पैन आउट होंगी इन 2024 और 25? हमारा हाउस व्यू है, जब तक ये ग्लोबल डेटा नाजुक है तब तक ये कमोडिटी प्राइसेस अंडर प्रेशर रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टर के लिए एक्चुअली स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है। इंडिया एज एन इक्विटी मार्केट स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, डेट में भी अच्छे मौके मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को। प्लस जब तक ये फ्रेजिलिटी ऑफ डेटा रहेगा तब तक गोल्ड एंड अदर प्रेशियस कमोडिटीज पे बाइंग रहेगी। सो दैट इज वाई वी ऑल्सो एडवोकेट कि एक एसेट एलोकेशन अगर करें तो बेहतर रहता है, बिकॉज कब कौन चलता है ये बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक आप अपने रिस्क प्रोफाइल के मात्रे में अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट ना करें तो तब तक ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते। बट ये प्रेशर रहेगा। हम हमेशा बोथ हमारे गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ्स रेकमेंड करते हैं। अभी आई थिंक दीज आर गुड टाइम्स टू एक्यूमुलेट, कंटिन्यू एक्यूमुलेटिंग। मेरे हिसाब से अक्रॉस इन्वेस्टिंग क्लासेस, फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव ये अच्छे एक्यूमुलेशन फेजेस हैं। क्योंकि अगर आप 10-15 साल देखें तो शायद गोल्ड का रिटर्न इंडेक्स के बराबर, सेंसेक्स के बराबर हो चुका है। सो दैट्स, पहले हम बोलते थे इक्विटी में डेफिनेटली हाई रिटर्न आएगा, बट अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो गोल्ड एंड सेंसेक्स में बहुत कम अंतर रह गया है अभी आप रिटर्न। सो एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब तक ये फ्रेजिलिटी रहती है ऑफ डेटा, ये आई थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल निवेशकों के मन में इस समय चल रहा है, हालांकि कुछ दिनों से फेड हो गया जब से इलेक्शन की ये बातें हो रही हैं और इलेक्शन चल रहे हैं, उसके आउटकम का वेट हो रहा है। फेड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, हर मीटिंग पर एक थोड़ा सा माहौल अजीब सा हो जाता है स्टॉक मार्केट में। मैं देख रहा था मार्च 2022 से फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए थे और जुलाई 2023 तक लगातार उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, करीब 5.25% तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। डिफरेंट जो भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर
डाउ जोन्स जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, बढ़ाना शुरू किया था, उस समय करीब 35,000 पर था, और जब उन्होंने ये साइकिल कंप्लीट कर दी तब भी 35,000 के पास ही था। अब थोड़ा सा बढ़ा है, 37,000 के आसपास हो गया। रेट कट होप की उम्मीद के चलते भी, दूसरा ये मानते हुए कि रेट का पीक लग चुका है। आप क्या मानते हैं सर, रेट का पीक लग गया या रेट कट होगा? नहीं, हम ये मानते हैं कि पीक हो गया है। कब रेट कट के रिवर्सल होगा, ये इस पे थोड़ा अंदाज जो था मेरा पर्सनल, वो गलत गया है। मेरे हिसाब से अभी तक हो जाना चाहिए था, बट द रिवर्सल ऑफ स्टांस थोड़ा मेरे को पर्सनली सरप्राइज किया था। बट लेट मी टेल यू, हमारे सीआईओ मिस्टर जाजू हैं, वो एब्सोल्युटली करेक्ट थे। उनका मानना था कि ये रिवर्सल नहीं होगा, एंड थैंकफुली जो हाउस व्यू था उनके हिसाब से था, तो हाउस व्यू ठीक था। बट पीक तो हुआ है ऐसा हम मानते हैं। रिवर्सल कब होगा वो आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर सम क्यूज, एंड शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तक, ऐसा एक अनुमान है। बट थोड़ा विल बी वॉचफुल इज आवर स्टैंड। एंड सर, व्हाट अबाउट आरबीआई? आरबीआई की तरफ से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे हमें क्या, इस साल की रेट पीक हो गया है तो ऐसा हमें अब रेट कट होगा? नहीं, आई थिंक वी विल फॉलो ग्लोबल क्यूज, ऐसा ओके। मेरा मानना है। आई मे नॉट बी राइट, बट ट्रेडिशनली ग्लोबल क्यूज फॉलो करते हैं, तो आई वुड से दैट वुड बी आवर स्टैंड, ऐसा एक व्यू है। ओके। एंड सर, जब ये सरकार बनेगी तो जुलाई में जब बजट होगा तो हर कोई इन्वेस्टर 5 साल के विज़न के साथ इन्वेस्ट करना चाहेगा एटलीस्ट। आप क्या सुनना चाहेंगे बजट में कि सरकार जो भी हो वो किस एजेंडे पर काम करे, किस पर्टिकुलर सेक्टर, किस पर्टिकुलर थीम पर काम करे, कि ये पॉकेट अभी उतना इमर्ज नहीं हुई है या इसको ज़रूरत है कुछ फंड्स की, जो सरकार से आप बजट में सुनना चाहते हैं सर? ये जी एक चीज मैं बताऊं, जो इंडिया का जर्नी ऑफ लिबरलाइजेशन मिड 80s में चालू हुआ था, वो एक वन वे ट्रैफिक है। पॉलिसी मेकिंग और रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है अभी इंडिया के लिए। कोई रेजिम आके इसको थोड़ा फास्ट कर देता है, कोई रेजिम इसको थोड़ा स्लो करता है, बट पॉलिसी मेकिंग कंटिन्यूअस रहेगा, ये आप मान के चलो, राइट। न इसमें अगर कोई बजट हिसाब से मैं देखूं तो मेरा हमेशा, अभी अगर आप इंडिया देखें तो यंग कंट्री है। डेमोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अंडर 30 इंडिया में है। तो वो डेमोग्राफी को ठीक से ख्याल रख के उनको ग्रूम करना एक कंट्री का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो ये ग्रूमिंग में दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। उनके एजुकेशन है, जो आई थिंक द रेजिम हैज बीन वर्किंग, बट आई फील एजुकेशन में जितना आप करो उतना कम। टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो वो एक आई थिंक एक मैं देखना चाहूंगा इनसे। ये मैं हमेशा बजट जब होता है ये मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि हेल्थ केयर में और काफी भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हमारे जो यंग हैं ये ठीक से पढ़े लिखे बन जाए और इनका हेल्थ ठीक हो, तो द फ्यूचर ऑफ द कंट्री को कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल। जब मेल न्यूट्रिशन डेटा थोड़ा बढ़ता है, वो थोड़ा कंसर्निंग लगता है। तो ये अगर दो हम एड्रेस करें, बाकी सब तो कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट केपेक्स तो इज ग्रोइंग बाय द डे, बट ये दो थोड़ा ध्यान रखें तो इट कैन चेंज आवर कंट्री ड्रामेटिकली, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, इंडियन मार्केट की मार्केट कैप ओवरऑल 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है, लेकिन जीडीपी अभी 5 ट्रिलियन के पार नहीं पहुंची है, तो मार्केट जी। थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर रहा है आने वाली अर्निंग्स को लेकर। हाउ डू यू सी द अर्निंग ग्रोथ इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years? आपको लगता है कि ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से पहले हमारी जो 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई है उसके लिहाज से हम थोड़ा महंगे हैं? देखिए, मार्केट क्या बढ़ना इज अ फैक्टर ऑफ बाइंग। ओके, द प्राइस इज वेयर द बायर एंड सेलर मीट। तो बाइंग तो सेकुलर चल रही है, तो उस हिसाब से बाजार भी चल रहा है। वो बाजार के चलते हुए हम लोग सबकी उसके हिस्सेदार होके हम भी बेनिफिट ले रहे हैं इसके। बट आई थिंक अर्निंग्स विल कंटिन्यू, मे बी सम ऑफ द पॉकेट्स विच हैव नॉट शोन ग्रेट रिजल्ट्स इन द नियर फ्यूचर विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, ऐसा हमारा मार्केट मानना है। ब्रॉड मार्केट अर्निंग्स विल बी इंटैक्ट, ऐसा हमारा भी मानना है। वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑफ इक्विटी इन द नेक्स्ट 4-5 years। तो वी डोंट सी टू मच ऑफ एन इशू ऑफ दैट, बट एज द मार्केट जब ब्रॉडन करता है तो वी आर सीइंग न्यू इंडस्ट्रीज बीइंग एडेड। जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि बल्क ऑफ द इंडस्ट्रीज आर इन द लार्ज कैप्स, ऐसा नहीं है। अगर आप होटल हॉस्पिटल्स देखें तो ब्रॉडली हॉस्पिटल्स आर मिड कैप। अगर एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल बिकम येट टू बिकम बिग।
So the scope of the market to increase market caps of many sectors are still a long way away. ठीक है, अगर आप यही मार्केट कैप कंपेयर करें टू सम ऑफ द लार्ज मार्केट कैप्स ऑफ ग्लोबल स्टॉक्स, अभी भी हमारा लार्ज कैप ग्लोबल मार्केट में मिड कैप ही लगेगा, राइट? सो फ्रॉम अ कंट्री जो पॉइस्ड है 5 ट्रिलियन से 8-10 ट्रिलियन जाने का, तो ये सब आर फैक्टर और आउटकम ही होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो इन्वेस्टर के नजरिए से थोड़ा आप लॉन्ग टर्म देखें तो जो एक्चुअल आउटकम होगा मार्केट का वो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली नजर आएगा। लेकिन जो हमारा म्यूचुअल फंड डेटा कहता है कि वो ये कहता है कि वी आर अ ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मेकिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। राइट। थोड़ा मार्केट टाइमिंग की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा रहता है, वो ना करके अगर मार्केट में बैठे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो अनफोल्डिंग ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो उसका बेनिफिट थोड़ा बेहतर हो सकता है आप अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा एक व्यू है, इसको आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो पोर्टफोलियो आउटकम कैन बी फार बेटर। सर लास्ट क्वेश्चन, इस समय जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे आपकी, चूंकि बड़े इन्वेस्टर से आपकी बातचीत भी होती होगी, उनके मन में क्या चल रहा है इस समय मार्केट को लेकर, और कोई इस तरह की चीज़ कि उनको लगता है कि ये वैल्यूएशन महंगी है, या उनको लगता है कि चलो सब कुछ अच्छा है, अर्निंग ग्रोथ आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर क्या कुछ उनसे बातचीत हो रही है? क्या वो एक बड़ा चंक और डालने के मूड में है इस समय मार्केट में? देखिए, द गुड पार्ट ऑफ इंडियन एटलीस्ट म्यूचुअल फंड का डेटा कह सकता हूँ इज दैट एसआईपी एक बड़ा जरिया हो चुका है फॉर, इट्स अ गो टू मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर मंथली 20,000 करोड़ आ रहा है, इट्स अ सब्सटेंशियली लार्ज अमाउंट। और मैं काफी राइट। जगह ये बोल चुका हूँ कि मेरे हिसाब से ये दिसंबर तक 25,000 तक जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं है, राइट? तो मूड जो होता है ब्रॉडली आजकल, जो काफी हद तक मैं देखता हूं कि थोड़ा स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है। मेरे हिसाब से वो थोड़ा टाइमिंग का स्टाइल है। आई डोंट एग्री मच विद दैट स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर आपका कंट्री 4-5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जा रहा है तो जितना जल्दी आप ओन कर ले मार्केट उतना बेटर है आपके लिए। बट यस, जब एक इतना बड़ा इलेक्शन सामने खड़ा हो तो थोड़ा बहुत लोग तो सोचते हैं उसके बारे में। अगर नहीं सोचे तो बेटर है, क्योंकि कंट्री तो पॉलिसी मेकिंग में बरकरार ही, दैट जर्नी विल राइट। कंटिन्यू। कंटिन्यूटी, यस, देयर इज अ मेरिट टू कंटिन्यूटी इन रेजिम। जब वो, आई थिंक वो जब रिजल्ट आ जाएगा, पीपल लोग थोड़े खुल के फिर इन्वेस्ट करेंगे। बट जो लास्ट 3 साल से जो नजर आया है, ह्यूज मैच्योरिटी इन इन्वेस्टर्स। एवरीडे मार्केट गिरता है तो हमारे यहाँ परचेज ही होता है। पहले जब मार्केट गिरता था तो लोग भाग जाते थे, ऐसा नहीं है। पीपल आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये सम पार्ट्स आर स्लाइटली एक्सपेंसिव, वो भी लोग जानते हैं। एंड बट पॉइंट आई वांट टू मेक इज इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। जिधर भी अपॉर्चुनिटीज उनको दिखा, वो लेने के लिए रेडी है। प्लस क्या हो रहा है, ये जो यंग ऑफ द कंट्री स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज डेफिनेटली सुपीरियर टू से माय जनरेशन। दे आर रेडी टू बाय डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स फार मोर देन ब्रॉडली। जो इंडियन इन्वेस्टर मार्केट कैप इन्वेस्टिंग करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना पोर्टफोलियो बन जाता है। बट उसके बियॉन्ड भी काफी आइडियाज हैं, थीम्स हैं, जिनका अभी काफी चर्चा होने लगा है आजकल। और ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में काफी अच्छा हेल्प करता है। जब डिफरेंट आइडियाज बना के आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसका एंड रिजल्ट बेटर होता है। बिल्कुल मोहंती सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और हमारे ऑडियंस जो आपको सुन रही है उनके लिए अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए अबाउट द मार्केट। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप प्लेजर सर। तो ये थे मिराय एसेट से स्वरूप मोहंती सर, जिन्होंने कि हमें बताया कि मार्केट में भले ही रिस्क है, 4 जून का एक रिस्क जरूर मार्केट में देख सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोई एज सच बड़ी अवधि में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है। एसआईपी को लेकर सर ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जब आप 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, और आप कोशिश करते हैं पूरा देश मिलकर, तो आपको इन्वेस्टिंग अभी एक साथ करनी चाहिए, बड़े लेवल पर करनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट
जो सर ने बताया, और अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर सर काफ़ी पॉजिटिव हैं। कमोडिटी प्राइसेस से कोई चिंता नहीं है, रेट कट हो सकता है 2024 के सेकंड हाफ के बाद, यानी कि जून के बाद या सितंबर के बाद हमें आते हुए दिखाई दें फेड से। आरबीआई ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो करेगा, कमोडिटी प्राइसेस से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंसिव सेक्टर में जो हमने बात की एफएमसीजी में, उन सर ने बताया कि कंजम्पशन के तौर पर ब्रॉडर वे में देखना चाहिए, और साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर और आईटी सेक्टर ये अच्छी वैल्यूएशंस पर हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।